हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से हर साल ये टॉपिक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, इसीलिए छोड़ना तो मत। शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन पक्का ऐसे मान लो। यूनिट 6 से कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड पेपर सेकंड का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए फिर मैं डाल दो हेडिंग। क्या हेडिंग है हमारा? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके सर, डाल दो आप हेडिंग आइडियल, ठीक है, एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वाह सर, क्या बात है। आज सर आपने हमारे मन की बात जीत ली। एक ऐसा क्वेश्चन पढ़ा रहे हो जो पेपर में आता है। चलिए, तो हिंदी में कहते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। कोई चीज़ आदर्श नहीं होती, बस आप आदर्श के निकट मान सकते हो। कोई भी चीज़ आदर्श नहीं होती है, आदर्श के आप निकट मान सकते हो। चलिए, मैं इस चीज़ को यहाँ लिखने वाला हूँ, आइडियल सॉल्यूशन। ओके ओके सर, हिंदी में भी लिखवा देना। अरे सर हिंदी में फास्टली। तो यह है आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आदर्श विलयन, ठीक है, आदर्श विलयन। बहुत बढ़िया सर, सर बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। इसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके, हिंदी में कहते हैं इसको अनादर्श विलयन। यही तो पढ़ने में अच्छा लगता है, अनादर्श विलयन ओनली। ओके 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 सर, क्या बात है सर, हिंदी में लिखवा दिया आदर्श विलयन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा, आदर्श विलयन की परिभाषा। हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन कहलाते हैं। और राउल्ट का नियम आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है। अच्छा, याद है या नहीं है? सुनाओ, किसी को याद है किसी को याद? अरे यार मैं क्या करूँ यार, थोड़ा मैं परिभाषा लिखवा दूँ पहले कि ऐसे विलयन, ओके ओके ओके, ऐसे विलयन, ठीक है सर, ऐसे विलयन, हाँ, जो सभी ताप, यानी कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जितने भी सभी तापों पे, ठीक है, सभी सांद्रताओं पर। ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, नियम का क्या करते हैं भाई? पालन करते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं, यानी कि आदर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। वो परिभाषा खुद लिख लो, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ये परिभाषा लिख लोगे अपने आप, ये भी मैं लिख के दूँ है भाई, कि ऐसे विलयन, ठीक है सर, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, राइट, क्या कहलाते हैं? अनादर्श विलयन कहलाते हैं। चलिए, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। ये तो सिर्फ परिभाषा है इनकी, परिभाषा से काम नहीं चलेगा। दोनों में अंतर ही पूछ सकता है कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंट क्या है, पर घबराना नहीं है, आपको राइट लिस्ट का आंसर देना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का क्या करते हैं? पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। और ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट में एक पॉइंट और लिखवा रहा हूँ, ध्यान देना। एक सॉल्यूशन मान लो, एक विलयन बनाओ। विलयन में कितने अवयव होते हैं? 2 अवयव, विलेय और विलायक। जल लो, चीनी लो, तो एक विलेय होगा कैपिटल ए और विलायक होगा कैपिटल बी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि माना एक विलयन है हमारा, ये वाला, माना एक विलयन, ठीक है सर, माना एक विलयन, 2 अवयव ए तथा बी से बना है, ठीक है। ये माना एक विलयन 2 अवयव ए तथा बी से बना है। तो पहला जो होगा वो भैया क्या करता है? आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो यहाँ ना आप प्रॉपर्टीज लिखो, इसकी प्रॉपर्टीज लिख लो आप, ये इसके गुण आ गए। तो पहला गुण पता है क्या होता है? क्योंकि तुम्हें पता है कि जो आदर्श विलयन होता है वो सदैव, आदर्श विलयन हमेशा, आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है। वो तो करेगा ही हमेशा, राउल्ट के नियम का पालन करता है, ठीक है। ओके सर, पालन करता। यार आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन करता है,
हाँ यार क्या बात है भाई। तो राउल्ट का नियम लिखना सर जरा, क्या होता है, पी ए बराबर PA0 ठीक है, कोमा PB बराबर PB0 XB, ठीक है। और जो टोटल प्रेशर होता है वो PA प्लस PB के बराबर होता है। आप चाह रहे हो तो PA की जगह ये लगा दो, PB की जगह ये लगा दो, ठीक है। अब PA क्या, चलिए अभी देखते हैं कौन सी क्या चीज़ है इसमें। मान लो मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, ठीक है, ये गिलास है मेरे पास, अभी मैंने पानी नहीं भर रहा हूँ। ये मेरे पास चीनी है, चीनी मैंने कितनी मान ली भाई, चीनी मेरे पास A है, और जल कितना माना मेरे पास, जल है मेरे पास B। तो शुद्ध चीनी का बाज़दाब ये होगा PA0, शुद्ध जल का बाज़दाब PB0, ठीक है। जब चीनी और जल दोनों अलग अलग हैं तो उनके बाज़दाब कितने हैं, PA0 और PB0। ये ध्यान है ना। अरे यार क्या बात कर रहे हो सर, जब आपने जल को यानी कि जब आपने चीनी को जल में नहीं मिलाया तो उस समय बाज़दाब सर PA0 PB0 है, यानी कि चीनी का शुद्ध चीनी का बाज़दाब इतना है और शुद्ध जल का बाज़दाब इतना है। चलो अब इन दोनों को मिला दो, इन दोनों को हमने मिला दिया। मिलाने के बाद हमने भैया इस तरह का हमने एक विलयन बना दिया। इसमें क्या है, जल भी है और प्लस क्या है, चीनी भी है। तो क्या इनका बाज़दाब समान रहेगा, बढ़ेगा घटेगा, कोई ना कोई अंतर जरूर पड़ेगा। तो वैसे तो बाज़दाब घट ही जाता है, पता है आपको, बाज़दाब का अवनमन होता है, ठीक है। तो बाज़दाब क्या होता है, बदल जाता है। अगर इन दोनों को आपने मिला दिया तो बाज़दाब क्या हो गया, बदल जाता है। कितना बदला वो निकालते हैं हम राउल्ट के नियम से, इतना बदला, ठीक है। तो ये क्या है, शुद्ध विलय का बाज़दाब यानी कि शुद्ध चीनी का बाज़दाब है। और ये क्या है, जब आपने चीनी को जल में मिला दिया तो उस समय का बाज़दाब है। एक्स से मोल अंश होता है, मोल फिर भाज होता है। ऐसे ये बी यानी कि जल माना है आपने बी को, तो ये जल का तो हमारे पास मोल अंश हो गया, ये जल का बाज़दाब हो गया और ये शुद्ध जल का बाज़दाब हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, ये टोटल बाज़दाब हो गया हमारा, समझ गए हो गया, इतने इंटेलिजेंट हो आप लोग। चलिए यहाँ मैं बात करूँगा अब इसकी, छोड़ो सेम कहानी इसमें भी लिखो बेटा, कि माना एक बिलियन है हमारा, माना एक बिलियन, ओके सर ओके, माना एक बिलियन दो अवयव, माना एक बिलियन दो अवयव ए तथा बी से बना है, बी से बना है, ठीक है। चलो प्रॉपर्टीज इसकी भी आ जाती हैं, प्रॉपर्टीज इसकी भी आ जाती हैं। पहला नंबर लेते हैं, चलिए पहला नंबर, यानी कि जो अनदर्श बिलियन होता है ना, ये ध्यान देना, अनदर्श बिलियन, ओके सर, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। ये पहला पॉइंट है, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। चलिए सर, अनदर्श बिलियन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, तो PA जो होता है वो PA0XA के कभी बराबर होगा ही नहीं। ऐसी PB जो होता है वो PB0XB के बराबर कभी होता ही नहीं है। ऐसी P जो होता है वो PA0 PA प्लस PB के बराबर नहीं होता है, ठीक है। ये ध्यान है ना। अब जब बराबर नहीं होता है, या तो ये ज़्यादा होगा या फिर ये कम होगा। तो भैया अनदर्श विलयन दो प्रकार के हो जाते हैं, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनदर्श विलयन और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाला अनदर्श विलयन। एक खास बात और बता दूं, जिन यूनिवर्सिटी में एग्जाम MCQ वाइज होने वाला है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, 1 2 3 क्वेश्चन इस आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन से पूछे जाते हैं हर साल। BSc 6 सेमेस्टर MCQ प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ पर सारे एग्जाम पेपर मैंने डाल रखे हैं, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कानपुर यूनिवर्सिटी हो, ठीक है, चाहे वो MJPRE हो, या चाहे वो MSU हो, ठीक है, माँ शकम्भरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर। आप देख लो, चेक कर लो, आपको हर एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा और हर चैप्टर वाइज चैप्टर आपको MCQ मिलेंगे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट चेक करो। चलिए देखते हैं इस चीज़ को। तो फर्स्ट ये हो गया हमारा, ओके सर ओके। अब सेकंड नंबर हमारा, सेकंड नंबर, आयतन में परिवर्तन शून्य होता है। ये ध्यान देना, आयतन में परिवर्तन क्या होता है, शून्य होता है। आयतन में परिवर्तन शून्य होता है, ओके सर। तो डेल्टा V मिश्रण बराबर 0, ठीक है। यानी कि अगर आपने 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया है तो कुल कितना बन गया, 6 लीटर। आयतन में थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि A का आयतन, A का आयतन, ठीक है सर, प्लस B का आयतन, प्लस B का आयतन, ओके, B का आयतन बराबर बिलियन का आयतन, बराबर बिलियन का आयतन। A का आयतन प्लस B का आयतन बराबर बिलियन का आयतन, ठीक है। ये ध्यान देना। अब हम सेकंड नंबर पर आ गए, सेकंड नंबर पर हम आ गए अब, और सेकंड नंबर पर हमें ध्यान देना है
कि आयतन में परिवर्तन कभी भी जीरो नहीं होता, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता, ये ध्यान देना, शून्य नहीं होता। वेरी गुड। क्या यार, आयतन में परिवर्तन शून्य नहीं होता तो फिर क्या होता, यानी कि डेल्टा V मिश्रण बराबर जीरो कतई नहीं होता। इसका मतलब है या तो ये ज़्यादा होगा A का आयतन प्लस B का आयतन, ओके सर, बराबर बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, ठीक है। A का आयतन प्लस B का आयतन बराबर बिलियन का आयतन। 2 पॉइंट हो गए, चलिए 2 पॉइंट और बचे हैं इसके, फिर इससे एग्जाम्पल करवा के निपटाते हैं टॉपिक को। यहाँ तक का फास्टली स्क्रीनशॉट ले लो। मजा आया पढ़ने में? अरे सिंपल सी बात है यार, यहाँ आयतन बराबर नहीं है तो या तो आयतन ज़्यादा हो जाएगा या फिर आयतन कैसे हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिए यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, फास्टली ले लिया, ठीक है, कर दे इरेज, ओके ठीक है सर, कर दो इसको इरेज आप, ओके भैया। अरे बड़ा इजी टॉपिक है, इतना सिंपल टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है भाई, अरे यार इतना सिंपल टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या समझ में आएगा फिर आपके, है। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या कहानी आती है, क्या कहानी यहाँ पर बनती है, ठीक है भाई, ओके ओके। थर्ड नंबर हमारा और बचता अभी, है ना, चलो ले लो, थर्ड नंबर ले लो भैया, ओके। देखो थर्ड नंबर में होता है कि जो एंथैल्पी होती है ना, टोटल एनर्जी बिलियन की कुल ऊर्जा, जो ये एंथैल्पी होती है, ठीक है, एंथैल्पी, ओके। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है सर। यानी कि ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता। आप लिख सकते हो यहाँ डेल्टा H मिश्रण, ठीक है, डेल्टा H मिश्रण इक्वल टू 0। बट यहाँ क्या होता है थर्ड नंबर पर कि एंथैल्पी जो होती है ना, एंथैल्पी, वहाँ पर जो परिवर्तन होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, परिवर्तन शून्य नहीं होता है। ध्यान देना, कुछ ना कुछ चेंज होगी ऊर्जा, शून्य नहीं होता है, ओके सर। एंथैल्पी में परिवर्तन शून्य नहीं होता है, ये मैं लिख दे रहा हूँ कि डेल्टा H मिश्रण, ठीक है, बराबर नहीं होता किसके भैया, शून्य के, ओके ठीक है। अच्छा अब फोर्थ नंबर मेरे पास आता है। देखो जब चीनी अलग थी जल अलग था, तो चीनी AA और जल BB, तो उनके बीच में आकर्षण होगा। चीनी अलग है, ठीक है, प्लस जल अलग है, तो AA का आकर्षण प्लस BB का आकर्षण, यानी कि तथा BB का आकर्षण बराबर होता है किसके, AB के आकर्षण के, यानी कि AA तथा BB का आकर्षण, ठीक है, AA तथा BB का आकर्षण जो होता है वो AB के आकर्षण के बराबर होता है, AB के आकर्षण के बराबर होता है। ध्यान देना, AB के आकर्षण के बराबर कैसे होता है बेटे, ये बराबर होता है, एम राइट, बोलो राइट, ठीक है। ये ध्यान देना, AA का आकर्षण तथा BB का आकर्षण जो होता है वो AB के आकर्षण के बराबर होता है। मतलब आप यहाँ पे ये लिख दो यार, ठीक है, बराबर होता है AA का आकर्षण, AA तथा BB का आकर्षण बराबर AB का आकर्षण, है ना, AB का आकर्षण। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं, सेम कहानी यहाँ भी होती है फोर्थ नंबर पे, पर बराबर नहीं होता। A तथा BB का जो आकर्षण होता है ना, BB का जो आकर्षण होता है, A तथा BB का आकर्षण जो होता है वो बराबर नहीं होता किसके, AB के आकर्षण के, AB का आकर्षण, ठीक है, यानी कि AA तथा BB का आकर्षण बराबर नहीं होता AB का आकर्षण। अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा इसका, एग्जाम्पल होगा इसका मैथेनॉल, ठीक है, प्लस एथेनॉल, प्लस एथेनॉल, मैथेनॉल प्लस एथेनॉल। ध्यान देना, मैथेनॉल प्लस एथेनॉल क्या बनाते हैं, एक आदर्श विलयन बनाते हैं। चलिए इसका ग्राफ और देखते हैं, ग्राफ बहुत ज़रूरी होता है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ कुछ मैं बनाने वाला हूँ, ये इस टाइप का, और एक मेरे पास गिलास है। इस गिलास में पता है मैं क्या लूँगा, इस गिलास में मैं लूँगा भैया खाली चीनी, यार ज़्यादा ना हो यार, चीनी लूँगा खाली। चलो मैंने इस गिलास में चीनी ले ली, खाली चीनी, यानी कि चीनी तो है पर अभी जल नहीं है। तो चीनी तो है, चीनी है पर अभी जल नहीं है। अब क्या करोगे, इसमें जल मिलाते रहो। लो सर, हमने इसमें जल मिलाना शुरू कर दिया, तो चीनी की सांद्रता धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी और जल की सांद्रता धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी, है ना। तो चीनी लगातार घटती रहेगी और इस पॉइंट पर आकर आपको ऐसा लगेगा,
जैसे पानी पानी है, पानी पानी है, बिल्कुल फीका, जैसे बिलियन में चीनी है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगेगा, जल पूरा 100% लगेगा कि यार सारा का सारा पानी है, इसमें चीनी की मात्रा नगण्य है, ऐसा मांगा चलो। क्या है ये, मोलंस। ठीक है बेटा, ये क्या चीज़ है, ये है मोलंस। मैंने हिंदी में लिख दिया, कहते हैं मोल फ्रैक्शन। और यहाँ है बाष्प दाब, ठीक है, बाष्प दाब। अब आप मुझे ये बताओ, शुद्ध चीनी का बाष्प दाब मेरे पास ये होगा, और भैया शुद्ध जल का बाष्प दाब मेरे पास ये होगा, ठीक है। अब क्या होगा, चीनी लगातार क्या हो रही है, देखो चीनी का जो मोल अंश है वो लगातार घटता जा रहा है, और जल का जो मोल अंश है वो लगातार क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है, ये इस टाइप से है ना, ये हो गया। तो ये जो है ना तुम्हारे पास पी है, और पी किसके बराबर है, पी 0 एक्स के बराबर है। ऐसे ये पी है, तो पी किसके बराबर है, पी 0 एक्स के बराबर है ना, इन दोनों को हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब ये बराबर हो गया पी बराबर किसके, पी प्लस के पी। ध्यान देना, ये जो ग्राफ बनाया मैंने किसका है, या आदर्श विलयन का। अनादर्श विलयन का ग्राफ नहीं बनने वाला, बाद में बनाएंगे, अभी टेंशन मत लो। अब डेल्टा एच मिश्रण जब बराबर नहीं है 0 के, तो या तो ये 0 से ज़्यादा होगा, 0 से कम होगा। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और एक ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ कि भैया अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। बड़ा ईजी टॉपिक है, बिल्कुल सिंपल सा, कि अनादर्श विलयन, ओके सर, कि अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। सर क्या बात कर रहे हो आप, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर, फास्टली बता दो हमें भी। पहला होता है धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन, ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है, दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। और दूसरा नंबर है हमारा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है, दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया यहाँ तक? चलिए अब पढ़ लेते हैं धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। शुरू कर दें? कर दे रहे हैं, चलो। तो भाई एक तरफ डालो धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, ठीक है भाई, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, ठीक है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। और एक तरफ डाल दो आप, एक तरफ डाल दो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, है ना, ऋणात्मक, सेकंड नंबर है हमारा ये, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन, ठीक है, दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ओके सर, ओके, टॉपिक काफ़ी बड़ा होने वाला। चलो एक तरफ धनात्मक है और एक तरफ क्या है, ऋणात्मक है। चलिए, तो धनात्मक में सब ज़्यादा होगा, ऋणात्मक सब कैसा होगा, कम होगा। पहला नंबर इसका भैया ए नंबर मान लें, ठीक है। जो ये पी होता है ना, पी ए, वो हमेशा ज़्यादा होता है किससे, पी ए 0 एक्स ए से, और इधर पी बी जो होता है वो ज़्यादा होता है हमेशा पी बी 0 और एक्स बी से। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो पी होता है वो भी ज़्यादा होता है किससे, पी ए प्लस के पी बी से, ठीक है, पहला नंबर। लेकिन इधर आप अगर ए नंबर की बात करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, पी ए लेस देन होगा किससे, पी ए 0 एक्स ए से, ऐसी पी बी 0 एक्स बी से, अरे यार, ऐसी पी बी जो होगा वो पी बी इज लेस देन टू पी बी 0 एक्स बी से, ठीक है। और जो पी होगा वो छोटा होगा किससे, पी ए प्लस पी बी से। ये ध्यान देना इस चीज़ पे। तो ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया हमारा। ओके 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 ओके। इसके बाद में आता है इसका ए बी नंबर इसका, ठीक है। अब बी नंबर में क्या आता है वो भी हम चेक करते हैं। आयतन में परिवर्तन इधर धनात्मक होता है और इधर आयतन में परिवर्तन कैसे होता है, ऋणात्मक होता है। लिख दो ये लाइन भी कि यार आयतन में परिवर्तन कैसे होता है, आयतन में परिवर्तन धनात्मक होता है, ठीक है सर, धनात्मक होता है, ठीक है। इतना मैंने लिखवा दिया। यानी कि डेल्टा भी मिश्रण जो होगा वो कैसा होगा हमारा, पॉजिटिव, ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होता है ना। और सी नंबर एंथैल्पी में परिवर्तन भी कैसा होता है हमारा, धनात्मक होता है। एंथैल्पी में परिवर्तन भी हमारा कैसा होता है,
धनात्मक होता है। ये चीज़ें आती हैं, धनात्मक होता है। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सही है, आराम से कवर कर लोगे, पर लगते हैं ऐसे जैसे बड़े डिफिकल्ट होते हैं, होते बड़े ईजी हैं। लो इधर भी मेरे पास कैसा हो गया, डेल्टा एच मिश्रण, ये कैसा हो गया भाई, प्लस में हो गया, मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा एक डी नंबर और आता है इसका, ए बी सी डी। तो मैंने बोला कि ए तथा बी का जो आकर्षण होता है, ए तथा बी का जो आकर्षण होता है ना हमारा का आकर्षण, वो किससे ज़्यादा होता है, ए बी के आकर्षण से, ए बी का आकर्षण, ठीक है, ए बी का आकर्षण ये होता है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा बी की, ठीक है। तो यहाँ पर आयतन में परिवर्तन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, कम हो जाता है आयतन, आयतन में परिवर्तन, ओके सर, कैसे होता है भाई, ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। कैसे मतलब, डेल्टा भी मिश्रण कैसे होगा भाई, ये ऋणात्मक होगा, आई भी ए। अच्छा सी नंबर और है इसका एक, एंथैल्पी में परिवर्तन ऋणात्मक होता है, एंथैल्पी में परिवर्तन कैसे होता है भाई, ऋणात्मक होता है, ओके ओके, ऋणात्मक होता है, ओके। तो डेल्टा एच मिश्रण बराबर नहीं है किसके, मेरे पास नेगेटिव होता है ये, ठीक है। अच्छा ए बी सी डी, डी नंबर आता है हमारा, ये ऐसा कर लो इसको, इधर को इधर को इधर को, ठीक है। अब कौन सा नंबर आ गया हमारा, डी नंबर आ गया। ये भी मैं लिख देता हूँ छोटा सा ये कि ए का आकर्षण जो होता है ना, ए तथा बी का आकर्षण, ए तथा बी का आकर्षण जो होता है इज लेस देन 2, ठीक है। ए बी का आकर्षण, ए बी का आकर्षण ये होता है। तो इधर ज़्यादा होता है, इधर कैसा होता है हमारा, कम होता है। एग्जाम्पल बहुत ईजी है, एग्जाम्पल बहुत ईजी है। पीछे आपने मैंने पढ़ाया आपको, यानी कि पीछे मैंने पढ़ाया आपको मैथेनॉल प्लस एथेनॉल। जल्दी बताओ फर्स्टली ये कौन सा विलयन है, आदर्श विलयन है, ठीक है, इसको हटा दो, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मेरे पास पहला लिख लो एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल सेकंड लिख लो। तो मैथेनॉल प्लस जल और एथेनॉल प्लस जल, ये कौन सा हो गया तुम्हारे पास, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन। अब इस जल में, इसका एग्जाम्पल देखो सही करके जरा, इस जल में आप कोई सा भी एसिड मिला दो, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया मैंने, पहला एग्जाम्पल, ठीक है। इस जल में आप क्या करोगे, इस जल में आप क्या मिला दोगे, HCl मिला दो, कोई सा भी एसिड मिला दो, क्या बनेगा, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले आदर्श विलयन। तो बड़े सिंपल से एग्जाम्पल होते हैं, मैथेनॉल प्लस एथेनॉल आदर्श विलयन, मैथेनॉल प्लस जल, एथेनॉल प्लस जल अनादर्श विलयन, और जल प्लस कोई भी एसिड ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और ये वाले धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। तो सिंपल सा टॉपिक, सिंपल सी बात। अब ग्राफ वो बना लेते हैं, इसके ग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं। जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, ठीक है, ओके सर। अब मैं क्या करने वाला हूँ भाई, सर आप जो करने वाले हैं बहुत कुछ करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं, मैं ग्राफ बनाने वाला हूँ, हाँ अच्छा, तब मैं ग्राफ बनाऊँगा, आप बना के दिखाओ, ग्राफ बना लोगे। तो सबसे पहले राउड का नियम है, यानी कि आदर्श विलयन है, पहले उसका ग्राफ बनाओ, वो ग्राफ बना लोगे तो ये दोनों बना लोगे, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके बनाना ग्राफ, बढ़िया करके, ये इस टाइप से, ताकि खिचपिच ना हो हमारी थोड़ी बहुत भी, बन गया। तो मैंने पीछे करवा दिया कि x बराबर 1 होगा, x भी बराबर हमारा 0 होगा, यहाँ पर x बराबर हमारा 0 हो जाता है, x भी बराबर हमारा कितना होता है, 1 हो जाता है। ये क्या है, हमारा मोल अंश हो गया, ठीक है सर, ये हमारा मोल अंश हो गया, इधर को बढ़ेगा ऐसे। ये हमारा वाष्प दाब हो गया, ये हमारा वाष्प दाब हो गया, ये बढ़ेगा ऊपर को, ठीक है, ऐसा करके, ओके हो गया। अब पता है तुम्हें ये चीनी का वाष्प दाब, यानी कि बिले जो है हमारा PA0, ये वाला PB0, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक मार्कर चेंज करता हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये जो है ना, ये मिलाओगे आप इससे, ऐसे करके, ऐसे ये मिलाओगे आप इससे, ध्यान देना, पर मैं डॉट डॉट में लेना आपको, डॉट डॉट में, ऐसा करके, ये डॉट डॉट में, ये नहीं, ऐसा करके डॉट डॉट में ले लो आप, ये अच्छा लगेगा। ऐसे ये वाला डॉट डॉट में ले लो, ये सब डॉट डॉट में आ गई है, ऐसे ये ले लो डॉट डॉट में, है ना। अब धनात्मक है तो सब ग्राफ कैसा आएगा, ऊपर की ओर को, ये वाला ग्राफ भी कैसा आएगा, ऊपर की ओर को, ये वाला ग्राफ भी कैसा जाएगा, हमेशा ऊपर की ओर को, ठीक है। तो यहाँ जो PA होगा ना, वो ज़्यादा होगा किससे, PA0 XA से, है ना। और यहाँ भी जो PB होगा वो ज़्यादा होगा PB0 XB से। और जो ये वाला जो ग्राफ है हमारा,
ये P ज़्यादा होगा किससे, PB 0 यानी कि PA प्लस PB ना, ये हमारा बन गया। अब ये कौन सा है, धनात्मक विचलन दर्शाने वाला अनंत वाला ग्राफ। अच्छा ऋणात्मक वाला शो कर दो आप, कर दें, ठीक है चलिए ये भी ऐसे बनेगा सेम टू सेम ग्राफ, इजी ग्राफ है, इतना बड़ा ग्राफ नहीं है। लो साहब थोड़ा सा बड़ा का बना बढ़िया करके, यहाँ भी आप क्या शो करोगे, x बराबर 1, xb बराबर 0, फिर x बराबर 0, फिर xb बराबर कितना जाएगा तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास मोल अंश आएगा, इजी ग्राफ है, इतना बड़ा नहीं है। फिर यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वाष्प दाब आ जाएगा, वाष्प दाब यहाँ पर बन जाएगा। फिर ये बढ़ेगा हमेशा ऊपर को, ये क्या है PA 0 हो गया, ये क्या है मेरे पास PB 0 हो गया, ठीक है। अब क्या है, इसका वाष्प दाब मैं डॉट डॉट में लेना है, ठीक है, आ जाएगा डॉट डॉट में, नहीं फिर बिल्कुल। और फिर इसका वाष्प दाब भी हमें डॉट डॉट में ही लेना है, ये फिर इसका वाष्प दाब भी हमें डॉट डॉट में ही लेना है, इस टाइप से, ये है ना। अब यहाँ से ये आप क्या करोगे, आप इसका ऋणात्मक है तो नीचे की तरफ, ऐसे ये वाला भी नीचे की तरफ, ऐसे ये वाला भी नीचे की तरफ, है ना। तो ये आ गया हमारा कितना, PA इज लेस देन टू PA 0 x, ऐसे ये वाला PB इज लेस देन टू PB 0 XB, ऐसे ये वाला P इज लेस देन टू PA प्लस के PB, है ना। तो ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये तीर लगा दो, ये बन गया मेरे पास ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनरस विलयन। एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट में पूछ सकता है, लॉन्ग में पूछ सकता है। धनात्मक विचलन अनरस विलयन यानी कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनरस विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनरस विलयन में दोनों में अंतर पूछ सकता है, ठीक है। यह आपसे पूछ सकता है, ध्यान देना, आदर्श और अनरस विलयन में अंतर लिखिए, ठीक है। तो लिख दोगे ना, कवर कर लोगे ना यहाँ तक, तो एक मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ लो मत बिल्कुल भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, थैंक्स।